ध्यान देना बेटा, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आ रही है? देखो आप कितने चैप्टर पढ़ लिए। चैप्टर 1 पढ़ लिए, चैप्टर 2 पढ़ लिए, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 और चैप्टर्स अभी नहीं। ध्यान देना बेटा, चैप्टर 6 नहीं पढ़े हो, 7 नहीं पढ़े हो और चैप्टर 8 नहीं। इतना तो आप पढ़ लिए ना, इतना पढ़ लिए किसमें? पार्ट फर्स्ट में। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग सेकंड में देखें तो उसमें कितना पढ़े? उसमें तो 6 ही चैप्टर है ना, और उसको लिखा गया है 9, 10, 11, 12, 13, 14, जिसमें से आप इतना पढ़ लिए। बात समझ में आ रही? तो आपके ये आज ये चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करें नंबर की तो इन दोनों का कुल मिला के नंबर आएगा 8। बात समझ में आ रही है? चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 आप ये पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर 7 होगा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। दोनों मिलाकर 8 नंबर का आएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर बेटा चैप्टर नंबर 8 होगा जो 4 नंबर का, छोटा सा चैप्टर है। क्लियर है? बाकी इसके तो नंबर आप पहले से जानते हो, ये तो पढ़ चुके हो। ये दोनों मिलाकर 8 और ये अकेले 7 नंबर है ना, तीसरा नंबर, और ये चौथा और पांचवा मिलाकर 8 नंबर। तो कितना हो गया? 8 8 16 23 नंबर है ना, कुल मिला के ये 23 नंबर। और ये 8 4 12 नंबर बचा है। जोड़ो 3 2 5 2 1 3, 35 नंबर का टोटल होगा एक पेपर। तो ये आपका 23 पढ़ चुके हो, 12 बचा है इसमें बेटा। तो ये दोनों कुल मिला के 13 नंबर बचे, 10 और 11 रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और ये अकेले 6 नंबर बचे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कितना पढ़ लिए? 6 3 9 19, कुल मिला के 35 में आप इसमें 19 पढ़ लिए, और इसमें 35 में आप कितना पढ़े? 23। ये रहेगा। तो हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? 6 नंबर। तो 6 और 7 मिला के 8 नंबर का आएगा। अगर एक जनरली आप समझना चाहो तो 4 नंबर का ये 4 नंबर का, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना? और बढ़िया चैप्टर है, ठीक से पढ़िएगा। चलो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर के नाम को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम लोग चैप्टर का नाम समझेंगे। ठीक है ना, कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स या फिर चुंबकीय अभिवाह। ये फर्स्ट बैच को पढ़ा दिए हैं आपको, यहाँ नए पेज को पढ़ा रहे हैं। आप लोग हेडिंग बनाओगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हेडिंग बनाओ, चुंबकीय अभिवाह, या फिर फ्लक्स लिख लो, फ्लक्स ही लिख कर आते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से अभिलंबोत, किसी पृष्ठ से अभिलंबोत गुजरने वाले, अभिलंबोत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संख्या की माप को, के संख्या की माप को
माप को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई पृष्ठ है और उससे अभिलंबोत गुजरने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या की जो माप हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। बात समझ में आ रही? एक प्रॉब्लम है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो तो काल्पनिक है। बात समझ में आ रही? अब कोई पृष्ठ आपने लिया, उस पृष्ठ से आप सपोज करो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आप एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींच दी। बात समझ में आ रही है? और कोई उसी पृष्ठ से 10-12 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकता है, काल्पनिक लाइन ही तो है। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि कितना फ्लक्स गुजर रहा है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स जो है एक भौतिक राशि है, वास्तविक भौतिक राशि, तो गणना करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिचुएशन नहीं है आपके लिए, एक बार इसको आप कर चुके हो, इसमें वैद्युतिकी में। बात समझ में आ रही है? चलो, उसको देखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग इसमें समझ लेते हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स को आप लोग किससे लिखते थे? फाई से। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किससे लिखेंगे? फाई से। इससे प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आ रही है? कहीं किसी बुक में केवल फाई भी लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? तो उससे मतलब नहीं, बस लिखा जाएगा कि ये चुंबकीय फ्लक्स है। ये लिखोगे तो आपको फायदा होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी कि वैद्युत है कि चुंबकीय। चलो, इससे प्रदर्शित करेंगे। दूसरी चीज, इसका जो एसआई मात्रक होता है बेटा, एसआई यूनिट, वो वेबर होता है। इसको शॉर्ट में WV से लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? और ध्यान देना, अरे लिखा है सब कुछ, अभी लिख लेना, ऐसे समझाते चल रहा हूँ। और इसका जो ये एसआई यूनिट हो गया बेटा, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो मैक्सवेल होता है। बिल्कुल, जब एक ही भौतिक राशि के बहुत सारे मात्रक होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इसमें भी होता है। जैसे आप लोग टेस्ला और गॉस से किए थे, वैसे यहाँ पर लिखोगे, एक जो वेबर होता है बेटा, वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। और एक चीज, ये क्या है बेटा, एक अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, तो यही सारी चीज आप यहाँ पर पढ़े हो। ये चुंबकीय फ्लक्स आपने पढ़ा, इसे 5V से लिखते हैं, आपने ये पढ़ लिया। और दूसरी चीज, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, इन दोनों में रिलेशन ये होता है, ये अदिश राशि। क्लियर है? ठीक, तो इसको हटा दे रहे हैं, इतना पढ़ लिया। अब ध्यान देना, इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे कि किसी पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर पृष्ठ समतल है, क्या है? पृष्ठ समतल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई पृष्ठ है और ये क्या है बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है? ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस पृष्ठ से ऐसे गुजर रही हैं। सपोज करना पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो पृष्ठ का आप क्या ज्ञात करोगे? क्षेत्रफल सदिश। अगर हम पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, ए है, कितना है? तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? परिमाण तो ए के बराबर होगा, डायरेक्शन क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होती है, बताओ? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। हमको क्षेत्र से मतलब नहीं, बहुत जल्दी भुलाते हो आप लोग। तो ये मान लीजिए ऐसे रखा है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इधर भी रखा हो, ये कुल मिलाकर हम लोग सपोज कर लेते हैं ए और बी के बीच का कोण थीटा है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा 5V, आप बताओगे उस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर भी, और
क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर। ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे, यही तो आप करते थे। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, बात समझ में आ रही है? ये पृष्ठ ऐसे रखा है, ये तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे इसका क्षेत्रफल सदिश और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो अगर ये समतल पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा बेटा, वो आप बताते थे फाई ई बराबर उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो पूरे पृष्ठ पर एक समान होगा। और डॉट क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हो गया इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे गणितीय रूप। लेकिन याद रखना ये समतल पृष्ठ के लिए, इसके लिए। और आप बता सकते हो चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए क्या है वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है वेक्टर बी का परिमाण, थीटा क्या है इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर बी का परिमाण बी वेक्टर ए का परिमाण ए और इनटू कॉस इन दोनों के बीच का थीटा। ये बताओ, इतनी सी बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है? मुझे लगता है आप एक बार ये सब पढ़ चुके हो, इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर कोई समतल पृष्ठ है तो उस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो ले लेंगे, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कितना है वो ले लेंगे, उन दोनों का अदिश गुणनफल करा देंगे और उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है, अनियमित आकृति का है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वक्र टाइप का, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि इससे, मान लीजिए इसका भी क्षेत्रफल कितना है बेटा ए, कुल क्षेत्रफल कितना है, ये कैसा पृष्ठ था समतल, तब आप ये लगा दिए, ठीक है। चलो इस पृष्ठ से गुजरने वाला आपको फ्लक्स ज्ञात करना है, कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो ध्यान ये देना है, हमारे पास एक ऑप्शन है, इस पूरे पृष्ठ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे पूरे क्षेत्रफल को बांटेंगे और एक क्षेत्रफल अवयव का परिमाण हम लोग मान लेंगे डी ए है। क्षेत्रफल अवयव बहुत छोटा सा क्षेत्रफल होगा डी ए। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर वेक्टर डी ए। सपोज करना उस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान ये देना, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है, तब भी इस छोटे से पृष्ठ पर आप एक समान मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अवयव जो है बहुत छोटा सा है, बिंदु रूप का है, तो एक बिंदु पर तो चुंबकीय क्षेत्र समान हो ही सकता है। तो इस पूरे क्षेत्रफल के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र मान लेंगे बी। कितना मान लेंगे बेटा? और उसकी डायरेक्शन सपोज करना कि इधर की ओर, ऐसे मान लिया, अभी कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे मान लिया। और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स कहां से बेटा, डीए से गुजरने वाला। अच्छा, यहां पर जब भी फ्लक्स लिखेंगे बेटा तो आप समझोगे चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि अब चुंबका तो पढ़ रहे हो ना, वहां पे फ्लक्स लिखने का मतलब वैद्युत फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाइव ही कितना हो, अब फाइव ही नहीं लिखोगे, डी फाइव ही लिखोगे, छोटे से क्षेत्रफल अवयव से बहुत कम फ्लक्स गुजरेगा। तो डी फाइव इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वही चीज। अब समतल इसको माना जा सकता है क्योंकि बहुत बड़े वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, समतल होगा। जैसे पृथ्वी क्या है, पूरा गोल है, लेकिन एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव पे आप लोग बैठे हो, आपको समतल लग रहा है क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ का एक छोटा सा भाग। तो ऐसे यहाँ पर भी अब इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, समतल। और अगर ये है बेटा तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, यानी उस क्षेत्रफल अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर डी, वो वेक्टर वी, और उस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए कितना बेटा, इन दोनों का अदिश गुणनफल, यही होगा इसके बराबर, यानी बी डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? और थीटा क्या होगा, वेक्टर बी और वेक्टर डी ए के बीच का। अब अगर आप चाहते हो कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले, कोई बात नहीं है, छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स गुजरेगा, डी बी,
इससे भी इतना गुजर रहा है, इससे भी इतना गुजरेगा, ऐसे प्रत्येक छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव से इतना फ्लक्स गुजरेगा। तो जोड़ लो कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई मान लेना, और फाई किसके बराबर होगा, d5 प्लस d5 प्लस d5। ऐसे आप जोड़ते चले जाओ। जोड़ने का मतलब समाकलन कर दो ना, तो समाकलन करने का मतलब क्या हुआ, 5e इंटीग्रेशन d5, इसका समाकलन कर दिए, ठीक है। इंटीग्रेशन d5 की वैल्यू आपने निकाला है, वेक्टर v डॉट ये इसके बराबर होगा। तो याद रखना, जब पृष्ठ आपका समतल ना हो तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मानो, है ना, उन दोनों का अदिश गुणनफल करना, इंटीग्रेशन करना। अगर बंद पृष्ठ है तो समाकलन के चिन्ह में क्या करोगे, एक सर्कल लगा दोगे। कोई डाउट, एकदम क्लियर है ना, इस तरीके से ज्ञात करोगे। अब स्पेशल केस आप पहले से जानते हो। अब ये मैंने जो फार्मूला लिखा है, जनरल फार्मूला लिखा है, व्यापक फार्मूला है, थीटा का मान अगर 0 रहे, यानी एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा का मान 0 रखना। cos 0 की वैल्यू 1, 1 से गुणा कराओगे इतना बचेगा। सपोज करो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, ध्यान देना, पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, पृष्ठ के अभिलंबोत, क्लियर है, और क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं तो क्षेत्र रेखाओं और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। और अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से गुणा कराओगे 0। और हम लोग अपना परिभाषा लिखें उससे भी समझ सकते हैं। मैंने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ से अभिलंबोत गुजरने वाले फ्लक्स, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी माप की संख्या को, है ना, उनकी जो संख्या उसका हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, और वही क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो आप बताइए, अगर पृष्ठ ऐसे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रहे हैं, तो कौन सा क्षेत्र रेखा होगा जो इसके अभिलंबोत गुजरेगा, या कोई क्षेत्र रेखा गुजरेगी नहीं, तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो यही सारी चीज हम लोग यहाँ पर पढ़े थोड़ा ठीक ठाक से। क्या यहाँ पर देखना, अगर मैंने एक कंडीशन लिया है कैलकुलेशन करने के लिए कि किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही हैं, फ्लक्स रेखाएं भी यदि आपको समझाता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अलग हैं, फ्लक्स रेखाएं अलग हैं, बात समझ में आ रही है, उसको भी आपको समझाएगा। सपोज करिएगा बेटा, ऐसे आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा है अभी इधर की ओर, इसमें एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, a, समतल पृष्ठ है। तो पृष्ठ के अभिलंबोत जो सदिश होगा वो क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल सदिश, उसका परिमाण क्या होगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर। देखो अभिलंबोत मैंने 90 डिग्री दिखा दिया है अभिलंबोत, और मैंने सपोज कर लिया ऐसा कि a और b के बीच का कोण थीटा है फार्मूला प्राप्त करने के लिए। तो पृष्ठ a से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, φb बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होगा, जो कि b a cos थीटा के बराबर। b क्या होगा, वेक्टर v का परिमाण, a क्या होगा, वेक्टर a का परिमाण, थीटा क्या होगा, वेक्टर v और वेक्टर a के बीच का कोण। यहाँ से कोई डाउट। और अगर ऐसा होता है बेटा, मान लीजिए कि कोई अनियमित आकृति का पृष्ठ है, तो उसको छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में हम लोग बांटेंगे। एक क्षेत्रफल अवयव का मान d है मान लिया, बात समझ में, तो उसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे वेक्टर d हो गया। मान लेना कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये थी, वेक्टर dv, वेक्टर v, क्लियर है, उन दोनों के बीच का कोण थीटा था, तब क्षेत्रफल अवयव da से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा, क्योंकि वो समतल हो गया, ये समतल हो गया ना। da पृष्ठ को आप क्या लिख सकते हो, ये समतल पृष्ठ, तो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। कर दिए। संपूर्ण पृष्ठ a से गुजरने वाला, तो इसका समाकलन कर दिए। बात समझ में आ रही है, ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे। और अगर बंद पृष्ठ होगा तो समाकलन के चिन्ह में सर्कल लगाएंगे। स्पेशल केस की बात कर रहे थे अभी आपसे, तो वो भी समझ लीजिए, कोई चीज पूछना तो नहीं ना इसमें, ये सब आप पढ़ चुके। स्पेशल केस की बात करते हैं बेटा, ये आपको पहले ही बता दिए। मान लीजिए पृष्ठ ऐसे रखा है, पृष्ठ क्या है, ऐसे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसे जा रहे हैं, इसके अभिलंबोत, बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन ये हो गई, और इस पृष्ठ के लंबोत क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये हो गई। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री ना। तो फिगर भी समझिए और मैथमेटिक्स में भी समझिए। अगर कहा जा रहा है थीटा जीरो होने का मतलब ये हुआ क्षेत्रफल सदिश a और वेक्टर v दोनों एक ही दिशा में है,
तो अगर कोण का मान 0 हो गया तो फार्मूला लगाएंगे बी ए कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 से गुणा कराओगे बी ए बचे। क्लियर है। दूसरा केस समझना बेटा, मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश वेक्टर बी के क्या है, लंबवत है। लंबवत कब होगा, जब पृष्ठ इस तरीके से रखा हो, यानी कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई, पृष्ठ ऐसे रखा है। बात समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र रेखाएं जा रही है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत, ये हो गया। बात समझ में आ रही है। और अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की, तो ये हो गई। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू, फार्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 0, 0 से गुणा करोगे पूरा 0, कोई भी फ्लक्स इस पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, सपोज करिए पृष्ठ ऐसे है, बात समझ में आ रही है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत, ऐसे हो गया, इधर की ओर हो गया। और क्षेत्र रेखाएं सपोज करना उधर की ओर जा रही है, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या, विपरीत में हो जाएंगे भाई। क्षेत्र रेखाएं उधर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर है, इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, वही फिगर यहाँ पर। और अगर ये कंडीशन है तो cos पाई की वैल्यू -1, 180 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, तो cos थीटा की जगह -1 का बी ए में गुणा कराओगे माइनस, ये स्पेशल केस हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं गॉस के प्रमेय की। इसकी बेटा आप लोग वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का प्रमेय पढ़ा, वहां पे उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा पहले कॉन्सेप्ट समझना, नहीं तो ऐसे पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या बताया गया और दोनों में डिफरेंस क्या था। ध्यान से समझना। वैद्युतिकी में आपने क्या किया, वैद्युतिकी में कोई बंद पृष्ठ है, बात समझ में आ रही, और अगर ये निर्वात अथवा वायु में स्थित है तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर, गॉस ने कहा इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया नेट आवेश, यानी जितने भी आवेश हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी किसी का पढ़ाने का मन करता है। देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आवेश हैं, Q1 Q2, बात समझ में आ रही है, Q3, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। सबको जोड़ोगे तो समेशन क्यों आएगा, सबको जोड़ के मैंने नेट आवेश क्यों बोल दिया, बात समझ में आ रही है, सबको जोड़ दिया। अब इसको किससे भाग कर दो, एप्सिलॉन नॉट से, यही तो कहा था उन्होंने। कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घेरा गया नेट आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो अगर नेट आवेश को आपने समेशन क्यों लिखा है, तो इसको 1/एप्सिलॉन नॉट से गुणा कराओगे तो इतना आएगा, इतना फ्लक्स गुजरेगा। बात समझ में आ रही। अब वो चुंबकत्व में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, क्या है बेटा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होगा। सदैव शून्य होने का मतलब ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी ए मान लो, समाकलन हो रहा है, बराबर 0 होगा। और यहाँ पर सर्कल बना देंगे, बंद पृष्ठ के लिए बात होगी, हमेशा 0 होगा। अब ये समझने वाली बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमेशा 0 होगा, इसने क्यों नहीं कहा, बात समझ में आ रही है। चलो एक लॉजिक समझाते हैं आपको। एक क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, बढ़िया क्वेश्चन था, पता नहीं आप लोग भूल जाते हो, याद होगा तो ठीक है। सपोज करिए बेटा, वैद्युतिकी में वापस लौट के आओ, यहाँ पर हम लोग यन द्विध्रुव लिए थे। क्या लिए थे बेटा, कोई एक बंद पृष्ठ है, उसके भीतर यन द्विध्रुव है। बात समझ, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, आवेशों, दो आवेशों का निकाय होता था और दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते थे, और किंतु विपरीत प्रकृति के होते थे, एक माइनस तो दूसरा प्लस, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते थे। ठीक है, मान लो बेटा अगर इस पर क्यू आवेश है तो इस पर भी क्यू होगा, ये माइनस है तो प्लस, ऐसे दूसरा भी वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू, इनका अलग अलग परिमाण भी हो सकता है। जैसे ये इस पर मान ली Q1 है, इस पर मान लेना Q2 है, कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, लेकिन एक द्विध्रुव पर तो बराबर ही होगा। ऐसे -Q3 है और तीसरे वाले द्विध्रुव पर +Q3, ऐसे कितने द्विध्रुव हैं, n। अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ बेटा, बताओ इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, बताओ क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा मन कह रहा है कि कोई लॉजिक है, दिशा, हाँ प्रकृति विपरीत है। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ये जैसे समान परिमाण के दो संख्याएं होती,
जैसे -3 और +3 एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं, वैसे आवेश भी अगर विपरीत प्रकृति के हैं और परिमाण में बराबर हैं तो एक दूसरे को निरस्त। तो समझने वाली बात यह है कि कोई द्विध्रुव है तो समान परिमाण का आवेश होगा। अगर हम एक द्विध्रुव का आवेश देखें तो कुल मिला के 0, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो -q1 + q1 ऐसे करोगे, आवेश की योज्यता से चिन्ह सहित जोड़ोगे तो बराबर कितना आएगा 0। ऐसे इसका भी आवेश 0, इसका भी आवेश 0, ऐसे n द्विध्रुव है सबका आवेश 0, तो कुल आवेश कितना होगा फाई बराबर ∑q बटे ε0। तो ∑q की जगह 0 बटे ε0 बराबर 0। कोई इस बंद पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं। ऐसे हम बात करते हैं चुंबकत्व। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आप स्वतंत्र हो, एकल आवेश एकल प्रकृति का आवेश भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर क्या करते हैं, केवल प्लस आवेश भी रख सकते थे, Vf + q बात समझ में आ रही, इस प्रकार से तो कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजरता है, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन यही स्थिति हमेशा होता है चुंबकत्व, ये स्थिति हमेशा होता है। क्यों, लॉजिक समझिएगा, क्योंकि चुंबकत्व में एकल ध्रुव के संकल्पना का कोई अस्तित्व। अगर आप चाहते हो केवल नॉर्थ पोल मिल जाए या फिर चाहते हो केवल साउथ पोल मिल जाए तो असंभव, क्योंकि आप किसी चुंबक को तोड़िए और तोड़ते चले जाइए, उसके अणुओं तक द्विध्रुव मिलेगा, परमाणु तक द्विध्रुव मिलेगा, उसके बाद भी मूल कणों तक तोड़ो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो भी द्विध्रुव मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता है। इसका मतलब अगर इसके भीतर कोई भी चुंबक रखोगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलेंगी, इसमें नॉर्थ से चली साउथ, बंद वक्र बनाती है ना। अब कोई क्षेत्र रेखा, ध्यान से समझना बेटा, इससे बाहर निकलेगी तब ना। और सपोज करिए बाहर भी निकलती है, सपोज करना ये वाली रेखा बाहर भी निकलती है तो इसमें ऐसे प्रवेश कर जाए, बात तो समझ में आ ही रही होगी। तो अगर बाहर निकल रही है तो चुंबकीय फ्लक्स प्लस, चुंबकीय फ्लक्स क्या लेगी बस ले लिए, अंदर जा रही है तो माइनस, जोड़ दो दोनों 0 हमेशा। बात समझ में आ रही है। बंद पृष्ठ को अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में भी रखते हो, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई बंद पृष्ठ आप रख दिए ऐसे, मान लीजिए बेलनाकार है, कैसा है बेटा बेलनाकार है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर ए, इसका भी क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर ए। बात समझ में आ रही है। एक वक्र पृष्ठ होगा बीच में बुरा हुआ ना, इसको मान लेना सरफेस 1 और इसको सरफेस 2, और इसको मान लेना जो वक्र पृष्ठ है सरफेस 3। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल और ले लेना। अब कोई बेलन है बेटा, बात समझ में आ रही है, जैसे बॉटल है, ये बेलन ही तो है। अब इसमें 3 सरफेस है, एक ये समतल पृष्ठ है ना, और एक ही है समतल पृष्ठ, और बीच में वक्र पृष्ठ। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है बाहर की ओर, इसका भी बाहर की ओर। अगर इस पर कोई एक क्षेत्रफल अवयव आपने मान लिया तो उसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा बाहर की ओर। यहाँ मान ले तो यहाँ होगा, यहाँ मान ले तो यहाँ होगा। अब अगर हम लोग यहाँ मानते तो इधर तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऐसे बना देंगे कि इसका जो क्षेत्रफल अवयव, इसको मान लेना डी है, कितना है तो वेक्टर डी है ये होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए आप, तो आप कहेंगे सर S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, S1 दिख रहा है, S1 से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 मान लेना, φ1 बराबर फार्मूला वही BA cos थीटा, क्या लगाओगे बेटा BA cos थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र मान लेना B है, एक समान है, तो यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर हर जगह पर बराबर होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो B क्षेत्रफल A cos, A की डायरेक्शन इधर की ओर है और B की डायरेक्शन उधर की ओर है, इन दोनों के बीच कोण 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, -1 से गुणा कराओगे यहाँ पर क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सही, φ1 कितना आएगा माइनस, ये φ1 की वैल्यू आ गई। S2 सेकेंड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना, आप बताओगे φ2 बराबर क्या होगा, BA cos थीटा, थीटा की वैल्यू B और A के बीच का कोण, B की डायरेक्शन ये, A की डायरेक्शन B है, इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 से गुणा कराओगे इतना ही। S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अभी तो मान लेना D∅3, छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला पहले निकालो, बात समझ में आ रही है। तो छोटे से क्षेत्रफल से कितना गुजरेगा फ्लक्स, आप बताओगे B, A की जगह क्या लिखेंगे DA, और वेक्टर V और वेक्टर DA के बीच का कोण, तो वेक्टर V क्या है
और वेक्टर डी की डायरेक्शन ये होगी, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये होगी। इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से गुणा कराएंगे बेटा 0। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स 0। ऐसे ही बेलनाकार जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठ बेलन का, उसके किसी भी क्षेत्रफल अवयव से आप फ्लक्स निकालोगे तो 0 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे 0 + 0 + 0 जोड़ते चले जाओगे तो क्या 1000 थोड़े मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो φ3 क्या होगा। अब कुल फ्लक्स क्या होगा बेटा, φb बराबर बताओगे φ1 + φ2 + φ3। तो φ1 की वैल्यू -b है, φ2 की वैल्यू +b है, और φ3 की वैल्यू 0। ये दोनों कट गए, बराबर क्या है 0। आपको गॉस का नियम समझ में आया। चुंबकत्व के लिए उन्होंने क्या नियम दिया, कहा किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। सदैव होगा, इसमें कोई ये वो कंडीशन नहीं। यही है चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। ये बात समझ में आई कि नहीं, लॉजिक समझ में आया। एक ही कारण बताना है, एकल ध्रुव की संकल्पना नहीं, वो व्यर्थहीन है। अगर आप सोचते हो कि मुझे माइनस केवल नॉर्थ पोल मिल जाएगा या फिर केवल साउथ पोल मिल जाएगा, तो वो व्यर्थहीन है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए क्या होता है बेटा, बंद वक्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, चलो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना। इसमें वही चीज यहाँ पर लिखे गए, कोई नया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया गया। और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। स्टेटमेंट क्या है बेटा, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव 0 होता है। गणितीय रूप में ऐसा लिखोगे। कारण अगर पूछा जाए तो चुंबकत्व में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके। और देखो मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया भी, जो अभी वहां एग्जांपल बताया। कितना आएगा टोटल? 0। कोई डाउट? तो आज आपकी क्लास यहीं तक। अगर कोई डाउट हो किसी भी में, इसमें हो या फिर इसमें हो, तो पूछ सकते हो।